रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की तुम लोग बता दिया करो, है ना। फिर तुम्हारी क्लास बस वीडियो में नहीं मिलेगी, है ना। चलो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या बताना है मुझे, एक मिनट। यस, तो परसेंटेज कंपोजिशन में बता रहा हूँ। जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई ग्लूकोज में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हम देख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। यहाँ पे मान लो कहीं पे वाटर लिखा होता, मान लो कहीं पे वाटर लिखा होता तो आप बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट। राइट, ओके। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हमने निकाल लिया। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। 6 into 12, 12 into 1, 6 into 16, so this is 180. Now what is the percentage of carbon? Percentage of carbon क्या हो जाएगा, mass of carbon, है ना, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 100। भाई कोई जैसे मान लो एक एक घर में मान लो 10 बॉल है, उसमें 4 ब्लैक हैं और 6 रेड हैं, तो बताओ परसेंटेज ऑफ ब्लैक कितना हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ब्लैक डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। So similarly, we are writing what is percentage carbon, mass of carbon, total mass into 100. So that's it, 40%. Understood? दिक्कत है आगे, लिख लिया, लिखते भी चलो जल्दी जल्दी फास्ट। आज कितने लोग हैं देखते हैं, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर। तो 2-3 लोग लेट आए हैं, अभी 20 हो गए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, अभी तक पता चला। पहली क्लास में कितने लोग थे, कोई बताओ मुझे, फर्स्ट क्लास में कितने लोग थे। 20 मतलब टोटल 25 थे, जैसे अभी 21 है। हाँ। और सेकंड तो शायद, अच्छा एक कुछ की हुई है कुछ की नहीं हुई है, शायद ऐसा कुछ है ना, सीएमपी सर की क्लास नहीं हुई है। कोई नहीं, ये 25 में कुछ लोग ऐसे हैं जो थक जाते हैं, उन्होंने कहा एक लेक्चर हो गया 2 लेक्चर हो गया उसमें इनकी एनर्जी गई। सेकंड लेक्चर में 25 थे, अभी तक हम लोग 20 पे पहुंचे हैं, है ना। वैसे 21 एक्सक्लूडिंग मी 20। चलो लेट्स से विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ये परसेंटेज कंपोजिशन स्टार्टिंग है, जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। आपकी क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, परसेंटेज हाइड्रोजन लिखना हो तो क्या करेंगे, व्हाट इज वी आर गोइंग टू राइट इफ वी हैव टू राइट परसेंटेज हाइड्रोजन। सो परसेंटेज हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी, क्या होगा, मास ड्यू टू हाइड्रोजन दैट इज 12 डिवाइड बाय 180 into 100, so this will come 6.66%, and percentage oxygen will be 16 into 6 divided by 180 into 100, so this will come 53.33%. Now you can see there is a formula, है ना। ये क्या है, एटॉमिक मास, है ना, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हमें अगर किसी अननोन एलिमेंट का देखना है, देन परसेंटेज ऑफ एक्स, मान लो कोई अननोन एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स इनटू, है ना, इनटू को यहाँ डॉट से लिख ले रहे हैं, इनटू एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइड बाय molecular mass of substance है ना, into 100। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर एग्जाम्पल बताते हैं।
सो लेट्स से अगर मान लो इफ है ना if any compound, if a oxide of iron contains 70% iron, ठीक है, if number of atoms, number of Fe atoms, iron atoms in compound is 2, find molecular mass of substance. मान लो ये क्वेश्चन है, if a oxide of Fe contains 70% iron, if number of Fe atoms in compound, है ना, if number of Fe atoms in compound is 2, find molecular mass of substance. देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज Fe दे रखा है, और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ Fe एटम्स देखे रखे हैं. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Fe? 56. तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ये पता है, नंबर ऑफ एटम पता है, एटॉमिक मास होता है 100. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, सो वी कैन राइट 70 इक्वल्स टू नंबर ऑफ X मतलब नंबर ऑफ Fe 2 इनटू मॉलिक्यूलर मास 56 डिवाइड बाय सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे सॉरी एटॉमिक मास 56, मॉलिक्यूलर मास, तो लेट्स से m into 100. So m equals to 2 into 56 into 100 divided by 70. So you can cut, this is 8 times, so this is 160. अगर 160 पता है तो can we calculate the formula? What is the molecular formula? जैसे मान लो ये तो हो गया A, find molecular mass of, let's say B is find molecular formula. तो कैसे कर सकते हैं, अगर ये ऑक्साइड है तो इसका मतलब क्या है, आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अगर ये 70% है, ये परसेंटेज आयरन था, तो परसेंटेज ऑक्सीजन क्या होगा 30. आपको n नहीं पता है अभी, है ना, ऑक्सीजन के कितने एटम है ये नहीं पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है दैट इज 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास पता है आपको यहाँ पे दैट इज 160 into 100. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा, सो दैट इज 30 इक्वल्स टू 10n, n की वैल्यू आ गई 3. तो हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3. समझ में आया, कोई दिक्कत बोलते जाओ भाई. वेरी गुड रौनक. तो इसका फायदा क्या है कि अगर मान लो कोई अननोन कंपाउंड है तो हम उसका बता सकते हैं ऐसे, है ना, मास वगैरह जो भी है. ठीक है, चलते हैं आगे. ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन. अब समझते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला. हाँ भाई, कौन बताएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? आई नो कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है पहले, और ये टेक्निक भी पता है जो हम यहाँ सिखा रहे हैं.
जल्दी बताओ, सही और गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई। Empirical formula is the simplest ratio between the atoms in a compound. Simplest ratio between the atoms in a compound. ओके वेरी गुड, ठीक है। सो इट इज 90% करेक्ट, 10% सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट इज simplest relative ratio of atoms of constituent elements in a molecule। तो जैसे एग्जांपल, अगर मैंने एग्जांपल लिया लेट्स से ग्लूकोज का, C6H12O6, सो कार्बन, अरे ये तुम लोगों का भी एक्टिव है, रेज होगा ये, ओके ठीक है। ठीक है, तो ये है, तो इसमें क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 6, 12, 6। रिलेटिव रेशियो क्या है, दैट इज 1:2:1, बस। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, हेंस एम्पेरिकल फॉर्मूला is equals to CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, है ना। दिस इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, which is CH2O, राइट। समझ में आया, कोई दिक्कत? इन तीनों में सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा, ब्लैक, ब्लू और या फिर रेड, कौन सा बेटर है, या और ट्राई करें, मरून करें ट्राई। अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, रेड भी ठीक है, आई थिंक ये रेड और ब्लैक में ही चलेगा, ठीक है, रेड और ब्लैक लेके चलते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन बताएगा जल्दी, फास्ट। The maximum number of atoms constituting in a molecule. So it gives exact number of atoms, ठीक है। it क्या बताता है, very good, it gives exact number of atoms of constituent element in a molecule। तो जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे, पता चल रहा है कि ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। it is giving us how many carbon are there, 6, how many hydrogen are there, 12, how many oxygen are there, 6। so this is gives exact number of atoms, ये क्या देता है, simplest relative ratio of atoms, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, this is the major difference only, okay, just remember this, है ना। ये बता रहा है simplest relative ratio of atoms, और ये क्या बता रहा है, exact number of atoms, ठीक है। तो अब बात आती है, वो है रिलेशन बिटवीन, so next relation between molecular formula and empirical formula।
अच्छा, कई लोगों ने लिखा नहीं होगा, सॉरी, लिख लो। कहीं नहीं लिख पाओ तो बता देना। सबको नोट्स बनाने हैं, नोट्स स्टार्टिंग में नोट्स बनाओ अच्छे से, मतलब पढ़ो, राइट। अलग से एक एक आप रफ कॉपी बनाओ जिसपे हर दिन सॉल्व करो। डिफरेंट शुड बी, सॉल्विंग शुड बी डिफरेंट, नोट शुड बी डिफरेंट, मतलब डिस्कशन कॉपी अलग होना चाहिए। मिक्स एंड मैच मत करो, है ना, कि फिजिक्स की केमिस्ट्री में चल रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स में चल रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब आप बिल्कुल लास्ट तक पहुंचोगे, है ना, जर्नी के एंड में, तो आप कम से कम 50 कॉपी भर चुके होगे, कम से कम, ठीक है। आप फिर ढूंढते रह जाओगे कि इसमें क्या लिखा था उस टाइम पे, ऐसा बहुत होता है। फिर क्या होता है कि वो रिवाइज नहीं हो पाता, और दोबारा आपको पता है कि दोबारा कोई पढ़ाएगा तो है नहीं, है ना, इतना सिलेबस है, एक ही बार नहीं हो पाता ढंग से। तो फिर ये गलतियां जो शुरुआत की है ना, इसको नहीं करना है। वेरी गुड रौनक। तो ये बातें सब याद रखनी है। आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग ये काम फॉलो कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लेट नहीं हुआ है, 3rd क्लास हमने स्टार्ट करी है, 3 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना, एक देखो, जैसे क्रिकेट मैच है ना, आई रियली लव क्रिकेट, है ना, आप लोग में भी बहुत सारे लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होगा। वेरी गुड आयुष। तो होता ये है कि अगर ओपनिंग अच्छी ना हो ना, तो बाद में प्रेशर बना रहता है। अगर ओपनिंग अच्छी हो ना, तो बाद में प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। रिदम अच्छी पकड़ लो ना शुरुआत में ही, रिदम अच्छी पकड़ लो, समझ में आने लग जाए, पढ़ने लग जाओ, तो बाद में फिर इतना लोड नहीं होता। बाद में तुम थोड़ा बहुत आगे पीछे, है ना, करोगे तो तुम संभाल लोगे अपने आप। लेकिन अगर शुरुआत में आपने ध्यान नहीं दिया, शुरुआत में आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, और थोड़ा आप केयरलेस रहे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द रिदम। और फिर वो जिस 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 रन रेट पे आप एक्सेलरेट करना चाहते हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, बट बहुत डिफिकल्ट है। और वो कई सारे बच्चे फिर गिव अप मर जाते हैं। वो कई बार बच्चे तो बोलते हैं कि सर अब क्या करें, है ना, बीच में हमारा बैकलॉग बहुत ज्यादा है। मे बी किसी के बड़े भाई बहन होंगे, तो उन्होंने अगर तैयारी की होगी तो उन्होंने ये दे हैव हर्ड अबाउट इट, और देखा होगा कि अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो ये गलती बिल्कुल कॉमन है, कि शुरुआत में बैकलॉग्स काफी हो जाते हैं, ध्यान नहीं दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मोबाइल गेम खेल रहे हैं? पहले तो ऑनेस्ट हो यार, टीचर से अगर ऑनेस्ट नहीं होगे तो बोलोगे कैसे? कितने लोग हैं जो खेल रहे हैं अभी भी मोबाइल गेम्स? बताओ भाई। सब सीधे साधे तो नहीं है, इतना तो नहीं है, राइट? इतने सीधे सीधे प्यारे प्यारे बच्चे तो नहीं हो तुम लोग कि खेल ही नहीं रहे होगे। देखो, सब डरे सहमे बैठे हैं बेचारे, कह रहे हैं अगर कैसे टाइम पास हो रहा है, कौन बताएगा? स्वप्निल बताओ। स्वप्निल, क्या करते हो पूरे दिन? कहाँ है स्वप्निल? हेलो। यस सर। हाँ, क्या करते हो पूरे दिन? सर खेलता हूँ मोबाइल गेम कभी कभी। कभी कभी खेलते हो ना, तुमने हाथ तो नहीं उठाया था? उठाया था सर, पर ये कर दिया था। कोई नहीं। और कौन खेलता है? गर्ल्स में वो देखता हूँ मैं। अच्छा, कौन सा गेम खेलते हो सबने? यस सर। कौन सा गेम खेलते हो? अब पीसी गेम्स खेलता हूँ सर। पीसी में कौन सा, मतलब कौन सा गेम खेलते हो? अभी वेलोरेंट। वैलोरेंट? नहीं, आई डिडंट हर्ड दिस नेम, बट ठीक है, आई एम श्योर कि थोड़ा फेमस होगा। हाँ भाई, कौन बताएगा? एजल बताओ भाई, कौन सा गेम खेलते हो तुम? सर अभी तो नहीं खेलता, लेकिन पहले खेलता था, पबजी खेलता था। पबजी खेलते थे? पबजी वाले अच्छे कितने लोग हैं? पबजी वाले होंगे 2-4 और, फेमस गेम है ना। आयुष खेलता है पबजी, एजल खेलता है, और
एडिक्शन है ये, देखो मयंक भी कह रहा है, दुर्गेश। ठीक है, तो मेरा नेफ्यू है वो 6 या 7th में आई थिंक, और बहुत गेम खेलता है। तो और उसका पूरा गैंग है, मतलब 6-7 में पूरा गैंग है उसका, पूरे क्लास का एकदम ग्रुप बना के खेलते हैं। तो आई नो कि कितना एडिक्टिव है, क्योंकि व्हेन यू आर इन ए गैंग, तो अगर तुम नहीं भी खेल रहोगे तो दूसरा तुम्हें बुला के खिला लेगा, कहेगा आओ खेलते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। अच्छा, मिनी मिलिशिया कितने लोग खेल रहे हैं? मिनी मिलिशिया कोई नहीं खेल रहा, अब पॉपुलर नहीं है आई थिंक पबजी इज। गर्ल्स में, हाँ मैं पूछ रहा था गर्ल्स में लोग क्या करते हैं देखते हैं, कि भी खेलते ही होंगे। कौन है, कौन बताएगा गर्ल्स में, हाथ उठाओ। विदिता, विदिता सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर। हाँ, क्या खेलते हो तुम? सर पबजी, फोर्टनाइट। हाँ देखा, गर्ल्स भी खेल रही है पबजी, ओके गुड। सब लोग खेलते हैं, तो ये बहुत बड़ा अभी मेरे को पता है ये बात कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट आई एम श्योर कि एक ही या दो ही लोग हैं जो नहीं खेलते होंगे, बाकी सब खेल रहे हैं, और सब जम भर के ना खूब भर भर के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10th तक लाइफ ना बहुत आसान रहती है। अरे वाह, वंश इज सेइंग कि सर आई एम इनटू ई स्पोर्ट्स, पीसी गेमिंग, अर्निंग फ्रॉम इट एज वेल। कहाँ है वंश, इसकी कहानी सुनते हैं, इंटरेस्टिंग है। कोई अर्न कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मतलब कहाँ हो तुम? या फोर्टनाइट, वेरी गुड। चलो बताओ जरा कहाँ हो, तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, डोंट फील बैड, मैं तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई जस्ट रियली अप्रिशिएट। कोई पैसे कमा रहा है, लेकिन सुना तो जाए भाई कैसे है, कहाँ हो? यस वंश, चलो बोलो, सुन रहे हो? ये शर्मा रहा है लड़का, कोई बात नहीं। And Dave is also saying same year earning through Rainbow Six esports। वाह, अब मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यार, ये बात सही है, मे बी यू आर अर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, गुड थिंग, नॉट बैड, बट जिस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं ना, उससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। इट्स रियली नाइस। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें आईआईटी के बारे में भी बता देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन आईआईटी ना, तो यहाँ पे जो भी अभी आप लोग गेमिंग कंपटीशन में खेल रहे होगे, वहाँ पे हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी आते होंगे, बट आईआईटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ अ गेम लाइक फेस्ट, गेमिंग फेस्ट, और उसमें ह्यूज मनी दे आर गिविंग। मतलब जितना बड़ा आईआईटी उतनी उतनी बड़ी मनी से उनका कल्चरल फेस्ट होता था, उसी के साथ गेमिंग फेस्ट भी होता था। सो यू कैन सी द बजट इज अराउंड 1 CR, समटाइम 2 CR, एंड फॉर गेमिंग इटसेल्फ इट इज लाइक 25 लाख। ठीक है, so some of obviously 3 4 5 competitions are there and a huge amount of money you can earn, but ये तभी है, और वहां पे तो इतना कंपटीशन भी नहीं, केवल आईआईटी वाले बंदे आ रहे हैं, है ना, बाहर आपको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करना है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यू विल बी गेटिंग, obviously e-sport is worldwide, so they are having a bigger price, but the competition is also there, right? David saying 66 in Indian subcontinent, personal ranking, very good। अभी तुम लोग यही सब काम करके तो अच्छा कर रहे हो। In our time the main let's say main games were NFS and FIFA, football, Counter Strike, and
वन मोर, एज ऑफ एम्पायर. आई डोंट थिंक कि आपने एज ऑफ एम्पायर का नाम सुना होगा, बट ओके. So these were the games, 4 games. Maybe CS was the biggest hit. तो what I would say कि यार गेमिंग का है स्कोप, अच्छा है, you are doing it, but the thing is अभी जो you are doing now, that is going to consume a lot of time, and it's a two-way road. Either you can do this or that. तो maybe for the time being you can pause, because मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये इसमें बहुत टाइम जाता है. मैंने भी बहुत खेला हुआ है, and it is almost like you are not doing anything. कभी कभी रात में भी खेल रहे हैं तो पता नहीं चलता है. And what I'm trying, we are trying to achieve through all this, कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि हमें एक अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाए. मैंने शायद ये बात बोली हुई है कि कॉलेज डज मैटर. कौन से आप कॉलेज से आ रहे हो ये इम्पोर्टेंट होता है. आई नो कि तुम में से बहुत लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और उनके लिए जरूरी नहीं है ये मतलब डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई अंडरस्टैंड, ये पैशन, ये सब बातें ये सही है सारी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड जो होते हैं उन्हें खुद में पता होता है कि दे कैन डू दिस. मतलब उनका ये रहता है कि अगर उन्होंने कुछ ठान लिया, सो दे आर वेरी स्टबर्न कि उन्होंने जो ठान लिया उन्हें वो करना ही है. दे आर नॉट इन डुअल माइंड कि अरे ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, इधर भी सेफ हो जाते हैं, उधर भी सेफ हो जाते हैं. राइट, दे आर ड्रॉप आउट फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, सो दे एक्चुअली गेट द सक्सेस एंड दे चूज कि अब हमें नहीं चाहिए, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं. राइट, why people leave something when they are having they can escalate over it, right? वो उससे भी अच्छा कर सकते हैं, तब कोई चीज छोड़ेगा ना अच्छी. जो ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट, बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में लोग और उनसे इंस्पायर होते हैं. यंग जनरेशन इंस्पायरिंग फ्रॉम देम. इट्स अ गुड थिंग कि दे आर इंस्पायरिंग फ्रॉम दैट इनोवेशन, ऑल दीज थिंग्स. बट वो लोग वो हैं जिनको पता है कि वो व्हाट दे कैन डू, and they know कि they are doing better than what they are doing right now. They can do better than what they are doing right now. That's why they drop out. Facebook का भी जो मार्क जुकरबर्ग है, वो तब ड्रॉप आउट हुआ जब उसने पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया था, जब वो मार्केटिंग कर रहा था, उसको ऑलरेडी सक्सेस मिल रही थी. देन ही डिसाइडेड कि नहीं, आप मुझे छोड़ देना. सुशांत सिंह राजपूत भी डांस में काफी आगे पहुंच चुका था, है ना. उसको रिकॉग्निशन मिलने लग गई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए थे, वो शोज करने लग गया था फॉरेन वगैरह जा जाके. देन ही डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, नाउ आई शुड ड्रॉप आउट. सो देयर इज अ पॉइंट कि जब लोगों को लगता है कि अब ये नहीं कर पाएंगे, हम ऑलरेडी एक फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, देन दे ड्रॉप आउट. बीच में नहीं कि मतलब वो ड्रॉप आउट बीच में नहीं हो जाते कि उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड थिंग, एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैविंग समथिंग कि दे आर वेरी पैशनेटेड अबाउट इट. अगर आप किसी कहानी सुनो इन सारे लोगों में, तो आपको लगेगा कि दिन हो चाहे रात हो, doesn't matter. They are so much dedicated for their work कि उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता. So if someone in you is like, don't lie to yourself, you know better than yourself, है ना. कोई तुमसे अच्छा नहीं जान सकता. तुम अपने आप को जानते हो, तुम अपनी फीलिंग जानते हो, तुम अपने इमोशन जानते हो, तुम अपने हार्ड वर्क जानते हो, तुम अपने वर्क एथिक्स जानते हो कि तुम कितना काम कर सकते हो. Right? Nobody knows. Like your parents also don't know. They actually judge according to what you are doing. They don't know what you can do, right? So nobody can know better than you are. तो जब ऐसा है, तो अगर आप इन तरह के लोगों की तरह नहीं हो, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक अच्छा कॉलेज हो और एक अच्छी डिग्री हो, सो दैट तुम्हें बार बार लोगों को जस्टिफाई ना करना पड़े कि आई हैव अ टैलेंट. ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. जब लाखों की भीड़ होगी, करोड़ों की भीड़ होगी, तो हर आदमी को जानने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए. पीपल आर नॉट रेडी टू गिव द टाइम. दे फील लाइक कि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर यू आर नॉट गुड इनफ. सो फॉर दैट रीजन दिस डिग्री इज गोइंग टू से नो, I have done something good in my past and I can do it better now,
है ना, ये आईआईटी वगैरह ये क्या है, ये यही बता रहे हैं, ये वो टैलेंट बता रहे हैं कि हम इतना कंपटीशन था, देन आई कैन डू बेटर दैट टाइम, तो हम हमें आगे भी कर सकते हैं बेटर, राइट? दैट्स व्हाई द डिग्री आईआईटी इटसेल्फ is not important for studies or something. It's also important for study to hai, it's also important for mainly your personality development, the exposure you are getting, the types of people you are meeting there. जो 4 साल में तुम्हारे साथ रहा होगा वो अगले 10 या 15 साल में किसी कंपनी का सीईओ बन जाएगा, then you learn a lot from them. ठीक है, you get clarity in your mind कि why after having 8 9 10 proposal, right, what you want to choose and why you want to choose. ठीक है, तो हम में से काफी सारे लोग अभी ऐसे इतने क्लियर नहीं होते हैं कि हमारे सामने अगर 10 अच्छे अच्छे प्रपोजल रखे जाएं, बिकॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल इज लाइक मनी एंड सक्सेस एंड फेम, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, राइट? दे डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट, एवरीबॉडी वांट्स मनी। तो जब आपके पास 10 ऐसे ऑप्शन है जिनमें सब में मनी है, you can do 10 things but you have to choose one, then you have to choose wisely, because अगर आपने मनी पे के ही तरफ भागे और आपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, then you will feel bad, क्योंकि तुम्हें हमेशा ये रिग्रेट रहेगा शायद मैं वो करता तो ज्यादा अच्छा रहता। so all these things will make sense slowly. what I want to say is कि अभी इन दो साल है ना, whatever you are doing and whatever extra activities you know, that is good for your personality and I'm very happy for that, but really if you want to do better you have to study every day, so you have to excel. मतलब तुम अगर आगे मैनेजमेंट, आगे जब कभी भी you are going to grow in your प्रोफेशन, तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और ये देखा जाएगा, जैसे मान लो कोई कोडर है, बहुत अच्छी कोडिंग करता है, अगर वो आगे बन जाएगा तो वो कोडिंग नहीं करेगा, that is going to manage some project or something. तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अच्छी कोडिंग कर लेते हो, वहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप नहीं भी कर पाते हो उसमें कितना कितना जल्दी डेवलप हो जाते हो, कितना जल्दी एक्सेल करने लग जाते हो. दिस इज द लाइक बिगेस्ट थिंग. सो ओवर हियर इज आल्सो दिस इज द टास्क, दिस इज लाइक वी आर बिल्डिंग योर हैबिट. ये एक तरह से सीडिंग है. ये 2 साल आपकी, मैंने बोला था ना, यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर कैरेक्टर, विल नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, एंड दैट इज वन थिंग इज कि अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो, मान लो पढ़ाई में भी आप अच्छे नहीं हो, या फिर एक जगह बैठ के पढ़ने में अच्छे नहीं हो, आपको जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी आपकी ग्रास्पिंग पावर है, बट आप बैठ नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो. So these are the things in which you are going to decide कि can you do the excel, can you do the excellent work in those area where you are not good at, है ना. ये important बात है. तो आई होप कि ये सारी बातें आप लोग समझ रहे हो, है ना. आप में से बहुत सारे लोग इन बातों पे ध्यान दोगे एंड रेगुलरली थिंक अबाउट योरसेल्फ कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमें फायदा है, राइट, क्या हम अच्छा कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड डू. ठीक है, नो ऑफेंस कि आप लोग और क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, बट अगर इन 2 सालों में अगर आप आईआईटी में चले गए ना, इन 2 साल के बाद अगर आप आईआईटी में चले गए, किसी अच्छी आईआईटी में, और बहुत अच्छी आईआईटी में चले गए, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, या फिर लेट्स से वी कैन से चेन्नई, राइट, इनमें से अगर किसी में भी गए तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा, राइट. अपार्ट फ्रॉम देयर आर आल्सो लाइक सम गुड आईआईटीज, बट ये तो मतलब कितने लोगों ने आईआईटी का कैंपस देखा है, आईआईटी बॉम्बे का कैंपस देखा है, मतलब गए हैं, बस बंच ने देखा है, बाकी लोगों ने बस सुना है. बॉम्बे में रह के बताओ, आईआईटी बॉम्बे नहीं गए कभी. ऐसा होता है, लाइक समटाइम्स, है ना. सब लोग, अगर आप लोग एस्पायर कर रहे हो आईआईटी करने का, राइट, तो आपको तो मतलब देखना जाना चाहिए था. जस्ट 1 सेकंड, ठीक है.
तो बहुत लोगों ने नहीं देखा है, तो ऐसा होता है बिकॉज आई एम टेलिंग यू आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT BHU। तो वहाँ पे बहुत बड़ा फेमस विश्वनाथ टेम्पल है ना, काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत फेमस है। तो बाहर बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, और मैं तो शायद पूरे कॉलेज लाइफ में शायद 2 बार गया हूँ मैक्सिमम, राइट। तो ऐसा हो जाता है कि बाहर से लोग आके देख जाते हैं, बट हम लोग नहीं जा पाते, राइट। बट इफ यू वेंट टू द लेट्स से IIT बॉम्बे, वहाँ का कैंपस देख के ही आपको अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा कैंपस, लाइक यू फील वेरी गुड अबाउट इट। कभी जाना, कभी एक लॉकडाउन खत्म हो जाए तो कभी चले जाना घूमते फिरते 4 लोगों के साथ दोस्त मिलके। वहाँ पे अलाउ करते हैं वो, है ना, पासेस वगैरह लेने होते हैं उनके, जो टेक फेस्ट वगैरह होते हैं उनमें अलाउ करते हैं वो लोग आने के लिए। जाओ देख के आओ, अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें यहाँ आना है, वी आर गोइंग टू डू लाइक सच अ हार्ड वर्क कि हम यहाँ पे आ जाएं, राइट। थोड़ा अच्छा रहता है, जो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो ना उसके बारे में अगर पता हो तो और अच्छा लगता है। आपको पता है, आपको और रीजन मिल जाते हैं कि क्यों आपको IIT में जाना है, राइट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलो अभी चलते हैं आगे। हाँ, जिनको अच्छा, हाँ मैं एक बात बता दूं कि यू कैन आस्क डाउट्स इन व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम। बट होता क्या है कि क्लास, हम लोगों की क्लासेस रहती हैं, तो कई बार बिजी होते हैं उन क्लासेस में, तो हो नहीं पाता है। इससे बेटर है जिनको डाउट्स है ना, वो क्लास के बाद रुक जाओ। जैसे आज क्लास है, हमारी लास्ट क्लास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में 15-20 मिनट में जो भी डाउट है आपको सब बता दूंगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं और सबके बच्चों के एंटरटेन नहीं हो पाते, बट अगर बहुत अर्जेंट डाउट है देन यू कैन ऑलवेज पोस्ट। बट आई वुड सजेस्ट कि मुझसे क्लास में पूछ लो, है ना, क्लास में पूछ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अभी। तो दिस इज लेट्स से रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द रिलेशन, तो हमें ये बात पता है, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा है, राइट। सो वी हैव सीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, molecular formula of glucose was, let's say 6,6 T6H12O6, and empirical formula of glucose is CH2O। भाई इनमें रिलेशन बताओ। तो आप कह सकते हो कि देखो सर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना, दिस आई कैन राइट लाइक दिस CH2O/6, तो ये काम बन जाएगा, राइट। So hence we can write molecular formula is equals to empirical formulas into n times, और ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो एक बात समझ लो, है ना, आयुष इज आस्किंग ए वेरी गुड थिंग कि सिली डाउट होगा तो चलेगा। अगर सिली डाउट है तो क्या हुआ, अगर आप नहीं पूछोगे तो हमेशा सिली ही बना रहेगा, राइट। तो जो भी आए आप पूछो। कई बार हो सकता है मैं थोड़ा डांट भी दूं, एक आध बार हो सकता है कि यार ऐसे कैसे पूछ रहे हो, बट डजंट मैटर, है ना। एक दो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अपनी डाउट मत पूछो, डाउट पूछो, है ना, हमेशा जरूरी है डाउट पूछना, क्योंकि वो हो सकता है आपके किसी और के लिए सिली हो लेकिन आपके लिए वो अभी भी डिफिकल्टी है, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टेन डाउट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ होल कॉन्सेप्ट, देन आई डोंट वांट दैट। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो ऑलवेज शूट, बिंदास तरह से अपनी बातें कहो। हो सकता है आपके डाउट की वजह से किसी दूसरे का भी डाउट क्लियर हो जाए जो पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सो ऑलवेज आस्क। तो ये बात समझ में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनो, और हर बात, हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट वहीं पे समझ जाओ। ठीक है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया। तो सो दैट यू विल सेव ए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, कि जब आप बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे क्लास में अगर हर लाइन और हर बात और हर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता रहेगा, तो घर में बैठ के पढ़ोगे तो ये सब 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा। आप कहोगे हाँ ठीक है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, वैसे। लेकिन अगर यहीं पे आपने सुना नहीं ध्यान से, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक हो गया, कहीं हो सकता है बीच में कोई खाने पीने चला गया, ऐसा भी होता है ना, हम तो देख नहीं रहे, यहाँ आप लाइव हो, पता चला बगल में आप बैठ के नूडल्स खा रहे हो, ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा चल रहा है, आपने सुना नहीं ध्यान से,
तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। फिर आप बैठोगे जब सॉल्व करने, सेल्फ स्टडी करने, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट में आधा घंटा लगेगा। EF मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, एंड MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, empirical formula of glucose was CH2O. This is C6H12O6. So we can write like this. This is N. Now how we can calculate N? N के लिए N के लिए और है कि molecular mass divided by empirical formula mass. तो आप ये बात समझ रहे हो कि बहुत सारे कंपाउंड है जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है CH3COOH which is nothing but C2H4O2। तो अगर इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो CH2O आएगा। तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, इसका भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अगर n की वैल्यू डिफरेंट होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आते जाएंगे। अगर n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू एसिटिक एसिड। अगर n की वैल्यू 6 लिखेंगे देन इट इज गोइंग टू गिव यू, है ना, ग्लूकोज। दो कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होंगे। तो ये बात लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे नोट। Two compounds can have same empirical formula. Example, let's say example acetic acid and glucose, that is C6H12O6, but their molecular formula are different। ठीक है, सो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लिख लो जल्दी से इस बात को।
हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Now in this part, let's say another note we can write. If two compounds are having same है ना molecular formula, same molecular formula, then these compounds are called isomers. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स। दोनों का फॉर्मूला क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C6H12O6। ठीक है, तो वो क्या है आपस में? आइसोमर्स है। चलो अब यहाँ पे दूसरी बात समझते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल। यहाँ तक कोई डाउट? नाउ अब मैं यहाँ पे जो लॉजिक समझा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते थे? किसी को कुछ याद है? सही गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलो जल्दी। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते थे? किसी को याद नहीं है? चलो कोई नहीं। तो अगर मान लो यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला याद निकालना हो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन। तो ये दे रखा होगा आपको। अगर ये दे रखा है इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? पहले समझा रहे हैं केवल, ठीक है। तो अगर मान लो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, जैसे मान लो किसी में कोई x है, उसका कुछ परसेंटेज दे रखा है, लेट्स से 60%, परसेंटेज x इज गिवन एज 60% और परसेंटेज y इज गिवन एज 40%, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मास अगर 100 ग्राम होगा तो ये 60 ग्राम होगा और ये 40 ग्राम होगा, ठीक है। दिस इज मास परसेंटेज, राइट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में कंट्रीब्यूशन क्या है? हाउ वी आर गोइंग टू से कि भाई क्या क्या होंगे यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स? तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज x मतलब क्या लिखेंगे? 60 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स लेट्स से ऑफ nx इनटू एटॉमिक मास ऑफ, है ना, x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, लेट्स से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, लेट्स से सब्सटेंस इज s, आई एम राइटिंग इनटू 100। इसी तरह से y के लिए लिखेंगे 40 my डिवाइड बाय ms इनटू 100, ठीक है। ये है। अब ना तो हमें ये पता है ना हमें ये पता है, मान लो ये तो पता होगा, सॉरी, और हमें ना ये पता है, but we have to calculate what is empirical formula. So that means we have to calculate what is the simplest ratio of nx and ny. सही बात है ये। अगर परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है then can be write like this: percentage number of atoms molecular mass divided by molecular mass of substance into 100, right? Sorry, this is atomic mass. फिर percentage equals to number of atoms atomic mass divided by molecular mass of substance into 100. एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या चाहिए? हमें इनका रिलेशन चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं इनका रिलेशन, राइट?
इसको इससे डिवाइड कर दें, मान लो ये mx को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा 60/mx, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा nx into 100 डिवाइड बाय ms, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय m बाई इक्वल्स टू n बाई इंटू 100 डिवाइड बाई ms। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एटॉमिक मास सॉरी परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास का रेशियो लूंगा तो मुझे ये एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये बात किसी को नहीं आ रही हो समझ में देन से सबको आ रही है? तुम लोग हाँ ना नहीं करते हो, हाँ हाँ बोलो ना, यस नो। सर एक और बार समझो। हाँ तो बोलो ना ये बात, मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनो। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, राइट? कि जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 60 और 40, बस समझाने के लिए लिया है। तो अगर मान लो ये फॉर्मूला 60 इक्वल्स टू क्या होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे परसेंटेज कंपोजिशन का, दैट इज है ना, परसेंटेज ऑफ एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज number of atoms of x into atomic mass of x divided by molecular mass of substance into 100। इसी तरह से y के लिए क्या होगा, ny into atomic mass of y divided by molecular mass of substance into 100। मुझे चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए इसका रिलेशन nx और ny का, तो मैंने क्या किया, इसको नीचे ले गया है ना, ये यहाँ पे तो ये नीचे जाएगा, राइट? सो 60/mx क्या हो जाएगा, nx into 100 डिवाइड बाई ms। 40/my क्या हो जाएगा, ny into 100 डिवाइड बाई ms। तो मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास पहले निकाल लेना है, और उनमें आपस में एक दूसरे का रेशियो लूंगा। जब इनका रेशियो लूंगा तो कॉमन टर्म तो कट जाएगा, मिलेगा क्या मुझे, एटम्स का रेशियो मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन टेबल। जो आपको टेबल मेथड पता है इसमें यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास निकाल रहे हैं और फिर उनका रेशियो ले ले रहे हैं। तो लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल, मैं ये रब कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है? So this is tabular method, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, है ना, right? So this is tabular method and here we are writing element, percentage composition, ठीक है, atomic number, फिर we are writing percentage composition divided by atomic number, then we are writing simplest relative ratio of atoms, and then we are writing simplest ratio, simplest relative ratio। Okay, so this is like थोड़ा हो सकता है लाइन आगे पीछे जाए, ओके? Okay, so let's say this information is going to given in question। मान लो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, this is let's say 40%, this is given as 6.66%, and let's say this is given as 53.33%। so this is given in the question। atomic number आपको पता ही होगा, that is 12, 1 and that is 16। so what do you have to do, अब यहाँ से ये कुछ नहीं पता है आपको, ये आपको सॉल्व करना है। what do you have to do, तो अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको डिवाइड करोगे, 40 डिवाइड बाई 12, so this will come 3.33। then you will divide here 6.66 divided by 1, so this is going to be 6.66, and 53.33 divided by 16, so this will come 3.33। now जब ये हमें मिल गया तो इसमें से हम क्या लेंगे, सबसे स्मॉल नंबर ले लेंगे, जो भी स्मॉल नंबर है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33, so this is going to be 1। 6.66 divided by 3.33, so this is going to be 2, and 3.33 divided by 3.33, so this is going to be 1। so that's why the simplest relative ratio 1 to 1। भाई बात समझ में, yes or no?
यस और नो? Yes, sir. आ गई समझ में? राइट। कोई है जिसको नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ, मैं तुम्हें कुछ पर्टिकुलर बात नहीं समझ में आई तो बोलो, फिर मैं उसको पहले सर ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा। सर कॉम्पोजिशन वाला पार्ट। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, है ना? दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा वो दिया है, ठीक हाँ, है। तभी तो पूछ रहे हैं वो। ओके। तो जो ब्लैक कलर में था ये हमें पता था ऑलरेडी, है ना? ये हमने कैलकुलेशन की रेड में। समझा सर। ओके, गुड गुड। सर रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम्स कैसे निकाला वो नहीं समझा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हमें अब ये एक तरह से मिल गया है वैल्यू जो nx और ny की हो सकती है। अब इसमें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉमन हमें क्या करना है, रिलेटिव रेशियो निकालना है ना। हमें क्या करना है कि उनके बीच में जो सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो है वो निकालना है। तो एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो अगर सबसे छोटे से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आसान आएगा, अगर बड़े से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, है ना? मान लो 6.66 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलता 0.51 0.5, तो वो फ्रैक्शन में मिलता है, इसलिए हमने उल्टा किया, सबसे स्मॉलेस्ट से करेंगे तो आसान रहेगा। समझ में आई है? हाँ सर। Those who have done चलो ये बात समझ में आई। अब देखते हैं, राइट, एक क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन अभी देखते हैं। सो वेट, ठीक है? दिस इज योर मॉड्यूल, है ना? ये मॉड्यूल है, इसमें क्या होगा देखते हैं। ठीक है, मान लो ये दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Poisonous compound cadaverine has this many percentage carbon, 13.81% hydrogen and 27.42% nitrogen. Its molar mass is 102 gram per mole. Determine its molecular formula. ठीक है, ये क्वेश्चन है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम परसेंटेज में यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, राइट? आपको टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो शॉर्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 12, 13.81 डिवाइड बाई 1 एंड 27.42 डिवाइड बाई 40, सबके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 12 into 4 that is 48, 107 approximately 4.9. This is 13.81. That is going to be 14 into 1, so हो जाएगा 134, then 14, ये कितना आ जाएगा? 1.9, 14 into 2 28 होगा, 0.56, so 1.96 के आसपास आएगा, है ना? अप्रोक्सीमेटली 9, फिर ये 6 टाइम्स, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है? अब अगर मैं इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूंगा, ये है, तो ये आएगा 4.9 डिवाइड बाई 1.96, सो दिस इज गोइंग टू बी 3, 13.81 डिवाइड बाई 1.96, सो दिस इज गोइंग टू बी 7, एंड 1.96 डिवाइड बाई 1.96, देन इट इज गोइंग टू बी 1। तो इसका फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? C3H7N। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, समझ में आया? ये किसी को नहीं समझ में आया देन से यस। सबको आ गया ना समझ में? यस नो? क्या किया हमने? कैलकुलेशन थोड़ी मैंने जल्दी कर दी है, आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई।
ये वैल्यूज आ गई, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो, क्योंकि इन्होंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, राइट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। n की वैल्यू क्या होती है, दैट इज n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। सो वी विल कैलकुलेट व्हाट इज एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास क्या है यहाँ पे, C3H7n। C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 3 प्लस, है ना, 12 इंटू 3, एंड हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14। सो दिस इज गोइंग टू बी 36 प्लस 7 प्लस 14। सो दैट इज गोइंग टू बी, अगर हम देखेंगे ध्यान से इसको, तो ये 43 57। हमने गलत किया है क्या, ये गलत किया है, सॉरी। ये 1.96 से नहीं, ये 7 ही आएगा, ये 3 ही आएगा, ये 1.96 से 1 ही आएगा। यार ये गलत किया है ना, देखो ये 2.5 आएगा, ये 3 नहीं आएगा, यहाँ गलत किया है कैलकुलेशन। 1.96 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, 2 है, राइट। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2, सो इससे आएगा आंसर 2.5। ये दिस इज रॉन्ग, 2.57 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1, है ना। तो अगर ये, अब देखो ये जो रेशियो है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट रेशियो में करना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए रिलेटिव रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो दो अलग अलग कॉलम हमने बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो दिस इज 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 दैट इट इज 14 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2। तो फॉर्मूला हो गया एक्चुअल में C5H14 and 2, this is the formula. Now you can calculate the mass. Mass of empirical formula is going to be 60 plus 14 plus 28, which is 42 102। तो बस, तो यहाँ पे empirical formula mass भी कितना आया 102, molecular mass भी 102, फाइन की वैल्यू 1 1 यहाँ पे डाल दो, तो यही molecular formula हो जाएगा C5H14। समझ में आया ये, किसी को नहीं समझ में आया हो ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया आपको, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। राइट, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। मैं आपकी बुकलेट का क्वेश्चन दे रहा हूँ एक आपको। क्वेश्चन नंबर 40 है ये, आई थिंक ये आप ट्राई करो, है ना। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, राइट। सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से।
ठीक है, तो कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। चलो देखते हैं, राइट। आई वांट कि और लोग भी आंसर दें, है ना। 4 5 6 आंसर आए हैं अभी तक, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% बाय मास एलिमेंट x, और इसका एटॉमिक वेट दे रखा है। तो आप क्या करोगे, 50 डिवाइड बाय 10, दिस इज गोइंग टू बी फॉर x, एंड दिस इज 50 डिवाइड बाय 20, दिस इज फॉर y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, दिस इज गोइंग टू बी 5 by 2 या फिर 2.5। So what is the smallest number here? So that is 2.5. So this is 5 divided by 2.5 is going to be 2, and this is going to be 2.5 divided by 2.5, that is going to be 1. तो x के कितने नंबर ऑफ एटम आए, 2, y के 1, तो x 2y कहाँ पे b। So this is your correct answer। जिसका भी ये नहीं आया वो देखो उन्होंने क्या गलतियां की हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब ये थोड़ा सा अलग है ना, जो हमने पढ़ाया है। इसमें डायरेक्टली वो पूछ रहे हैं कि Na2SO4.10H2O में x% लॉस हो गया है, किसका, ऑन हीटिंग। x% लॉस का मतलब क्या है, वाटर निकल गया, दैट इज गोइंग टू बी एवेपोरेटेड, बिकम्स एनहाइड्रस, ये लिखा हुआ है। अब बोला है कि बताओ x क्या होगा यहाँ पे। तो आपको एक तरह से निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना है, आपको वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कि व्हाट इज द मास कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन Na2SO4। तभी तो भाई जितना मास होगा उसका x% निकल जाएगा अगर वाटर निकलेगा तो, राइट। समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इस रिएक्शन में, इसमें इस वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ये Na2SO4 को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाटर लूज हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ये कह रहे हैं बताओ ये कितना लॉस हुआ, है ना। इसके मास मान लो ये 100 ग्राम था, तो उसमें यहाँ पे कितना मास ये H2O का निकल गया होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 41। ओके, 1 पर्सन, आई गॉट 1 आंसर, ठीक है, देखते हैं। मैं सबको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद मैं पूछूंगा। Okay, very good, very good. Yashashvi, Rohana, Koena, everyone is giving same answer. So I think this is going to be right answer. Okay, I got one more different answer. We'll see. मयंक, मास निकालना है आपने, x की वैल्यू क्या निकाली है, मास परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लॉस। So okay, your 2 minutes is about to up, ठीक है। चलो देखते हैं अब, राइट। तो पहले ये देखो, ये Na2SO4 का और .10H2O का मास क्या है। तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 into 23 प्लस SO4 का होता है 96 प्लस वाटर का होता है 18, तो 18 into 10 180, so that is 46 plus 96, so that is 142
मैंने सही लिखा है ना? हाँ. So this is going to be 142 plus 180. So this is going to be 322 gram. ये टोटल मास आ गया. What is the contribution of water? मैंने लिखा था percentage. Water क्या होगा? We are going to say how many molecule here? 10. इसका molecular mass कितना है? 18 divided by 322 into 100. So this value you can see 180 is going to be 300 का 60 times होता है 180, but ये 322 है, so this is going to be less than 60, है ना? So this is going to be 56%. यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो this is your correct answer. I'm sure कि आपने कहीं गलती की है, right? चलो देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर करो 42. Solve. Okay, I got first answer. I'm giving you 2 minutes. ओके चलो हो गए आपके 2 मिनट. तो देखो इसमें दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये परसेंटेज निकाला जाए, क्योंकि मास दे रखा है, आयोडीन का मास दे रखा है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है. सो ओके, यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो यू कैन से 8 डिवाइड बाय 25.4 प्लस 8, क्योंकि इसमें बोला है आयोडीन जो है वो 25.4 है, ऑक्सीजन 8 ग्राम में, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 25.4 प्लस 8. तो ऐसे आप या तो निकालो, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो सकता है मेथड, राइट? एंड ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकाल के फिर डिवाइड कर रहे हैं. तो बेटर इज व्हाट वी कैन डू, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने की जगह, है ना. एक तो तरीका ये है, पहले मैं एक तरीके से बता देता हूँ. ये हो गया, इसको सॉल्व मत करो. सी परसेंटेज आयोडीन कितना हो गया 25.4 डिवाइड बाई ये वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी 33.4 into 100. ये परसेंटेज कंपोजिशन है.
अब क्या करो, इसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करो, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सो 16, सो दिस विल बी 8 डिवाइड बाय दिस इज 33.4 into 100 डिवाइड बाय 16, सो 16 यहाँ आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें करो 25.4 into 100 डिवाइड बाय 33.4 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127। तो एक तो ये काम कर सकते हो आप कि आप इस तरह से सॉल्व कर लो, राइट। ये परसेंटेज ऑक्सीजन आ गया, ये परसेंटेज आयोडीन आ गया। अब जैसे ये परसेंटेज ऑक्सीजन और परसेंटेज आयोडीन डिवाइड बाय एटॉमिक मास आया, इनका रेशियो ले लो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ना, कि ये वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑक्सीजन डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय परसेंटेज आयोडीन डिवाइड बाय 127। ये एक मेथड है, एक मेथड जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉमन चीजें कट जाएंगी, जैसे 133.4 133। सो व्हाट इज लेफ्ट विद 8 by 16 and that is 25.4 divided by 127. So you can see this is going to be, let's say अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.5 और इसको लिखूंगा तो ये ऑलरेडी है, तो दिस इज गोइंग टू बी 127 का डबल होता है तो 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयोडीन इज नथिंग बट 5/2, so I2O5, this is going to be your answer। ठीक है, सी आंसर जिन लोगों का आया वेरी गुड, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। अब दूसरा तरीका समझते हैं। पहला तरीका तो जो हमने मेथड देखा था उसके हिसाब से पहले परसेंटेज निकाला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन दिस कंपाउंड, फिर इन दोनों का डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास ही तो हम कर रहे थे, है ना, रिलेटिव रेशियो में। तो यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, फिर जो भी वैल्यू आई उसका आपस में डिवाइड किया, तो इससे ये आ गया 0.5/0.2 और इससे 5/2। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो ये क्या है, हमने एक तरह से यहाँ पे 8/16 और 25.4 डिवाइड बाय 127 किया है। इसका मतलब हमने डायरेक्टली वी हैव कैलकुलेटेड हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, है ना, व्हाट वी हैव डन। अब दूसरा काम क्या कर सकते थे, क्योंकि हमें मास पता है, सिंस वी ऑलरेडी नो द मास, हम डायरेक्टली आयोडीन और ऑक्सीजन के एटम्स निकाल सकते थे और उनका रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 25.4 डिवाइड बाय 127, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, 0.2, एंड 8 डिवाइड बाय 16, व्हाट हाउ मेनी मोल्स आर देयर, है ना, ऑक्सीजन एटम के 0.5। इसका मतलब क्या है, इसके 0.2 मोल्स 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला I2O5, बस आंसर। तो इस क्वेश्चन में सिंस हमें मास दे रखा है, परसेंटेज नहीं दे रखा था, तो हमारे पास एक आसान तरीका ये भी है कि हम मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आया किसी को तो बताओ। एक्चुअल जो पहले वाला मेथड था उसमें भी हम यही काम कर रहे थे, लेकिन थोड़े लेंथी मेथड से कर रहे थे। पहले हम निकाल रहे थे कि भाई परसेंटेज क्या है, फिर डिवाइड बाय एटॉमिक मास करके मोल्स का रेशियो निकाल रहे थे, है ना। ये क्या है, मोल्स ऑफ आयोडीन, ये क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट, इनका रेशियो ले लिया हमने, तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। ये जिसको नहीं आई समझ में, चले आगे। हाँ ना, बोलते रहा करो यार, आप लोग बहुत स्लो हो ना, मतलब डंडा करना पड़ता है मुझे, मतलब हमेशा डांटना पड़ता है, करो 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 करो। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। जैसे ये मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है अब आपको आ गया समझ में। इसके क्वेश्चन आप आगे करते जाना, राइट। ये 14, 30, 43। तो अब आपका जो होमवर्क है ना, पहले मैंने 20 तक दिया था आपको होमवर्क, है ना, आपका होमवर्क, राइट, ये पूरा है। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। आई थिंक ये भी हो जाएगा अभी, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, तो यहाँ तक करना है। 47 थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं, दिस इज यू हैव टू डू। और फिर आपका सब्जेक्टिव भी है, वहाँ अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट आई थिंक यहाँ तक कर लो, 18 तक, ये वाले बाद में कर लेना। सो टिल 18, सो दिस इज योर होमवर्क,
इसको अभी से करना स्टार्ट करना है तो मैं होमवर्क में आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 47 सब्जेक्टिव में वो 18 है ना। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 to 47 मैं लिख रहा हूँ एंड फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 18। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, आप नोट डाउन कर लो। पहले 1 to 20 मैं दे चुका था तो अभी थोड़ा होमवर्क ज्यादा है, लेकिन ये जल्दी से कर लोगे तो डिस्कशन भी हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग रह जाएगा हमेशा। चलो अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हाँ, इसका पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक हो गया था, अब चलते हैं आगे। इसमें आता है डेंसिटी मेनली एंड वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। So that's it. What is the unit of density? That is, first unit is going to be mass अगर ग्राम में हो और वॉल्यूम अगर ml में हो, so this is going to be ग्राम पर ml. Second, mass अगर किलोग्राम में हो, standard unit, and this volume is going to be in, let's say we are going to say meter cube. And third unit, that is अगर ये मास ग्राम में हो और ये लीटर में हो, ठीक है। ये तीन मेनली यूनिट है ना, ग्राम पर ml वॉल्यूम, किलोग्राम पर, ग्राम पर ml का मतलब क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है, ये याद रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का आपने क्यूब बनाया है ना, तो उसमें हमेशा कितना वॉल्यूम आएगा, 1 ml आएगा, ठीक है। कोई भी चीज उसमें कितनी आएगी, 1 ml। इसी तरह से अगर मान लो आपने एक पानी की टंकी बनाई 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, बड़ी सी पानी की टंकी घर में लगा दी है ना, 1 मीटर की 1 मीटर की 1 मीटर की, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब का मतलब क्या होगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 ml, 10⁻6 ml का मतलब क्या होगा, 10⁻3 ml, which is nothing but equals to 10⁻3 लीटर। समझ आया, राइट। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 ml, 10⁻3 इंटू 10⁻3 ml, 10⁻3 लीटर। तो अगर आपने एक पानी की टंकी लगाई है घर में, उसमें कितना कितना वाटर आ जाएगा, 1000 ml, 1000 लीटर वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बात वॉल्यूम से रिलेटेड बातें समझ सकते हो। तो ये कॉमन सी बातें हैं, मेरे को लगता है सबको पता है ये बात, जिनको नहीं पता है वो याद रख सकते हैं। तो चलो चलते हैं पे आगे। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू, किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, डिवाइड बाई 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हैं 1000 लीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों यूनिट बराबर है ना, तो ये दोनों यूनिट क्या हो गई, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर लीटर। दूसरा क्या हो गया, ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइड बाई
है ना, इसको क्या लिखेंगे, मतलब 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर एंड 10⁻6 ml. सो यू कैन राइट दिस इज गोइंग टू बी, ये कट जाएगा 10 टू पावर, है ना, यहाँ पे आएगा, either you can write 1/10⁻3 ml or you can write 10⁻³ ग्राम पर ml, है ना. तो इससे क्या समझ में आया, हेंस इससे क्या समझ में आया, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट पे लिख रहा हूँ. हेंस 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम पर ml, और you can say 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, और यू कैन से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसी तरह से डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है, मरकरी Hg 13.6 ग्राम पर ml, और यू कैन से 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये दोनों बातें लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो. हाँ भाई, किसी को डाउट है, एक मिनट, डाउट है, नहीं, ठीक है, ये हो गया, चले आगे, यहाँ पे हो गया ये. ठीक है, अब ये हमने रिलेशन देख लिया, तो आपको यहाँ देखना है, अगर ये 1 होगा तो ये 1000 होगा, राइट. अब आती है बात नेक्स्ट, दैट इज डेंसिटी एट एसटीपी, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी. ठीक है, तो देखो डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम. अब मान लो मैं 1 मोल लिख लूं, है ना, लेट्स से 1 मोल गैस इज टेकन, तो डेंसिटी एट एसटीपी क्या हो जाएगा, बाय स्मॉल डी. सो डेंसिटी एट एसटीपी क्या हो जाएगा, मोलर मास, 1 मोल का मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी क्या होता है 22.4, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय 22.4. फॉर्मूला आसान है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम है. अब हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, उसका मास और उसका वॉल्यूम देखना है. तो हमने अभी सैंपल के लिए 1 मोल ले लिया, हमने सैंपल के लिए क्या लिया, 1 मोल ले लिया. तो 1 मोल का मास मोलर मास, 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम या 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है 22.4 लीटर. तो बस यहाँ पे क्या आ गया फॉर्मूला, तो आगे लिखते हैं अभी. सो हेंस डेंसिटी एट एसटीपी इज नथिंग बट, डेंसिटी एट एसटीपी इज नथिंग बट मोलर मास. मोलर मास किस में आएगा, ग्राम में,
और वॉल्यूम किस में दे रखा है 22.4 लीटर। सो यूनिट क्या हो गई ग्राम पर लीटर। एग्जाम्पल फाइंड डेंसिटी ऑफ N2A B C4H10 गैस एट STP। दोनों की डेंसिटी बताओ, N2 की भी C4H8 की, सॉरी। चलो सॉल्व करो, ये लिख लो। करेक्ट रौनक। ये गलत है, 14 नहीं ले लेना है ना मोलर मास N2 का। ठीक है, करेक्ट। यस। ठीक है, तो चले आगे इस पे, यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल है, N2 का मोलर मास कितना है यहाँ पे सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ STP ऑफ N2 that is 28 divided by 22.4. so this is going to be, अगर मैं देखूं 5/4, 5.6 से ही कटेगा and that is 1.25 ग्राम पर लीटर। and density at STP of C4H8 this is 48 plus 8 56, तो ये 28 का डबल है जस्ट। यहाँ क्या आएगा 10/4, 5.6 से कटेगा ये, 5.6 से ये 10 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो ये जाएगा 2.5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। मीन्स density of a gas with respect to other gas, with respect to B gas, let's say. So density of A divided by density of B, that is relative density. Relative density of A with respect to B. ठीक है, ये आ गया। And now what is the definition? Definition of density of A and density of B is nothing but mass by volume. तो एक मास का के लिए क्या लिखेंगे, मोलर मास ले लेंगे। तो मोलर मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ B। अब हमें पता है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस से कि कोई भी दो गैस अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं तो उनके मोलर वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो एक कट गया, so this is going to cut to this part which is molar mass of A divided by molar mass of B. ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ A इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम ऑफ B। ये कट जाएगा तो मोलर मास को लिख लिया MB। तो फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ B इज मोलर मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B। जैसे एग्जांपल फाइंड डेंसिटी ऑफ SO2 gas A with respect to helium
बी विद रेस्पेक्ट टू मीथेन? जल्दी से बता दो आंसर। किसी को कोई डाउट इस बात में? कोई बात नहीं समझ में आई हो यहाँ पे? ओके, कोई ना गॉट आंसर, यस करेक्ट, कोई ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में यही लिख दे रहा हूँ। SO4 का मास कितना होता है? 64। सो डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू let's say density of helium, which is nothing but 64 divided by helium is 4, so 16, and this is A. B क्या है? Density of SO2 divided by density of CH4, which is nothing but 64 divided by 16, so this is 4. ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? No, sir. Okay, next is, है ना, this is the important part. This is called vapor density. This is very important. ठीक है, vapor density. What is vapor density? Density of A gas with respect to hydrogen. फिक्स है यहाँ पे B गैस हमने फिक्स कर दी है, that is hydrogen, है ना, ये relative density होती है। Vapor density is, सुना होगा आपने पहले vapor density, अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, this is relative density and this is nothing but density of A gas with respect to, है ना, H2. तो hence vapor density of let's say A gas is nothing but molar mass of A divided by molar mass of H2. So this is nothing but Ma divided by 2. Hence formula हो गया vapor density is equals to molar mass divided by 2. Now there is an example question. If density of A, if density of A gas at STP is 1.25 gram per liter, find vapor density. Question ये, if density of a gas at STP is 1.25 gram per liter, find vapor density. अभी आपने किया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको मोलर मास निकालना है, डेंसिटी पता है यहाँ पे, है ना, डेंसिटी एट एसटीपी क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय 22.4 एंड वेपर डेंसिटी क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय 2. तो बस इससे निकल जाएगा मोलर मास इज 1.25 into 22.4 that is 28. तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया? 28 डिवाइड बाय 2, 40. आया समझ में? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है आपको, राइट? वेरी गुड, इन लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो अब आप डेंसिटी तक के क्वेश्चन कर सकते हो, कल नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है नंदी के नास? स्क्रॉल अप, ओके, ये वाला ठीक है, ये वाले पे और पीछे आना है।
ये और ऊपर, अरे मैं भेज दूंगा ये तुम लोगों को।